तारीख 27 अक्टूबर 2024। तमिलनाडु का विल्लुपुरम जिला। इस रोज विल्लुपुरम की विक्रवंडी मैदान में लाखों की संख्या में लोगों का एक जन सैलाब उमड़ा था। कई दशकों बाद तमिलनाडु की राजनीति में ऐसी विशाल जनसभा का आयोजन देखा जा रहा था। लाल और पीली धारियों वाले झंडे से पूरा मैदान रंगा हुआ था। सूरज आसमान से आग उगल रहा था, लेकिन इस तपती गर्मी का भीड़ पर कोई असर नहीं था। इन सब के बीच सफेद शर्ट पहना एक शख्स हल्की दौड़ लगाते हुए सभा में दाखिल होता है। अचानक लाखों लोग जोश से उबल पड़ते हैं। नारों से आसमान फटने लगता है। यह कोई आम शख्स नहीं है, यह तमिलनाडु के सिनेमा का सुपरस्टार है। नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर। जिसे तमिलनाडु की जनता थलपति विजय के नाम से जानती है। थलपति एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है कमांडर या लीडर। यह सुपरस्टार विजय की पहली राजनीतिक रैली थी। दरअसल कुछ महीने पहले ही सुपरस्टार विजय ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया था। नई पार्टी का नाम था टीवीके, पूरा नाम तमिलगा वेत्री कड़गम। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि इस रैली में 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। विजय ने इस विशाल रैली को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी टीवीके तमिलनाडु विधानसभा में जोरदार दस्तक देने वाली है। ठीक 11 महीने बाद यानी 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर जिले में एक और राजनीतिक रैली का आयोजन होता है। प्रशासन द्वारा बताया गया कि इस रैली में 10,000 लोगों के आने की व्यवस्था थी, लेकिन 27,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। इस रैली में थलपति विजय भी 6 घंटे देरी से पहुंचते हैं। विजय की इस रैली में अचानक एक भगदड़ होती है जिसमें 41 लोग कुचलकर मारे जाते हैं। पूरे देश की मीडिया ने विजय के राजनीतिक रसूख पर सवाल करना शुरू किया। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार भी विजय पर आक्रामक हो गई, लेकिन सुपरस्टार विजय जोरदार वापसी करते हैं। यह वापसी ठीक उसी तरह है जैसे वे अपनी फिल्मों में चोट खाने के बाद करते थे। विजय ऐलान करते हैं कि उनकी पार्टी टीवीके तमिलनाडु की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वह सरकार भी बनाएगी। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी अभिनेता से राजनेता बने तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कौन है सुपरस्टार थलपति विजय, जिनकी एक आवाज पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आखिर क्यों विजय ने सिनेमा को छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया? विजय ने अपने पिता के खिलाफ ही क्यों एफआईआर करवा दी? विजय की पार्टी क्या कम्युनिस्ट विचारधारा मानती है? सुपरस्टार विजय का बिहार से क्या कनेक्शन है? आखिर क्यों तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमाई लोगों का बोलबाला है? क्या विजय बनने वाले हैं तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की नई पेशकश दुनिया रोज बनती है। देश के दक्षिण कोने में समुद्र से सटा एक राज्य है, नाम तमिलनाडु। तमिलनाडु 2 शब्दों से मिलकर बना है, तमिल और नाडु, यानी कि एक ऐसी जगह जहां तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं। साल 1916 की बात है। देश में आजादी का आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। महात्मा गांधी की भारत में वापसी हो गई थी और आंदोलन की कमान कांग्रेस के हाथों में थी। तभी दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में एक नए आंदोलन की पटकथा लिखी जा रही थी। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह आंदोलन दलित और पिछड़ी जातियों का आंदोलन था जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। साल 1916 में ही दलित और पिछड़ी जातियों ने जस्टिस पार्टी नाम से पार्टी बनाई। नाम से ही समझ आ सकता है कि यह पार्टी तमिलनाडु में पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बनाई गई थी। जस्टिस पार्टी ने एक नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो भी जारी किया, जिसमें वल्लाला, रेड्डी, कम्मा, नायर इत्यादि पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की मांग की गई। जस्टिस पार्टी ने साल 1921 में तमिलनाडु में हुए स्थानीय चुनाव में जीत हासिल की। इसी पार्टी के एक नेता थे जिनके तार्किक विचारों की गूंज तमिलनाडु सहित पूरे दक्षिण भारत में सुनाई दे रही थी। इस वैचारिक नेता का नाम था ईवी रामासामी पेरियार। पेरियार पहले गांधीवादी और घोर कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया।
उन्होंने तमिलनाडु सहित पूरे दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य था गैर ब्राह्मण, जिन्हें द्रविड़ भी कहा जाता है, उन लोगों को न्याय दिलवाना। हम पेरियार के इस आंदोलन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन का प्रभाव आज तक तमिलनाडु की राजनीति में दिखता है। यहां तक कि विजय ने भी अपनी नई पार्टी की विचारधारा को पेरियार से जोड़ा है। साल 1926 में कांग्रेस से अलग होने के बाद पेरियार जस्टिस पार्टी से जुड़े। इसके बाद पेरियार का रसूख तमिलनाडु ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत में बढ़ता गया। साल 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी में बदलाव करके एक नई पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का नाम था द्रविड़ कड़गम, यानी डीके। डीके आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति में मातृ पार्टी बनने वाली थी। बाद में तमिलनाडु में जो दो प्रमुख पार्टियां बनी, वह इसी पार्टी के संतानें थीं। इन दोनों पार्टियों का नाम डीएमके और एआईएडीएमके था। पेरियार की द्रविड़ कड़गम में एक और बड़े नेता थे, जिनका नाम था सीएन अन्नादुरई। बाद के दिनों में अन्नादुरई और पेरियार में मतभेद हो गए। अन्नादुरई ने 1949 में डीके से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यानी एक ऐसी राजनीतिक दल जो द्रविड़ क्षेत्र के विकास की वकालत करता है। साल 1967 में अन्नादुरई ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और तमिलनाडु के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के 23 महीने बाद ही अन्नादुरई की मृत्यु हो गई। अन्नादुरई की मृत्यु के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने एम करुणानिधि। करुणानिधि तमिलनाडु के पहले सफल राजनेता बने जिनका सीधा सरोकार सिनेमाई दुनिया से था। करुणानिधि ने 50 से अधिक फिल्मों के संवाद लिखे थे। इन फिल्मों में राजकुमारी और पराशक्ति जैसी मशहूर तमिल फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों ने करुणानिधि को तमिलनाडु में एक लोकप्रिय चेहरा बनाया। करुणानिधि को चुनौती दी उन्हीं की पार्टी के एक नेता और तमिल सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने। करुणानिधि से मतभेद के बाद रामचंद्रन ने डीएमके से अलग होकर एआईएडीएमके, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नाम से एक अलग पार्टी बनाई और अपनी करिश्माई छवि के कारण साल 1977 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत भी हासिल की। एमजी रामचंद्रन का मुख्यमंत्री बनना तमिलनाडु की सियासी जमीन पर एक ऐसी रिवायत की बुनियाद रख रहा था जिसके बाद तमिल सियासत में सिनेमाई हस्तियों का बोलबाला हो गया। एमजीआर तमिलनाडु के सुपरस्टार थे। वे तमिल भाषा और संस्कृति से सरोकार रखने वाली फिल्में बनाते थे। कहा जाता है कि जब एमजीआर की मौत हुई तो पूरे तमिलनाडु में हाहाकार मच गया और कई प्रशंसकों ने आत्मदाह कर लिया और जहर खाकर अपनी जान तक दे दी। इन घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु की राजनीतिक तासीर कैसी हो चुकी थी। साल 1982 में एमजी रामचंद्रन जयललिता को राजनीति में लेकर आए। जयललिता मशहूर तमिल फिल्म अभिनेत्री थी। 1970 के दशक में दक्षिण भारतीय सिनेमा में एमजीआर और जयललिता की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। एमजीआर के मरने के बाद जयललिता एआईएडीएमके की वारिस बनी और 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। इन सब बड़े सफल नेताओं के अलावा कमल हसन, रजनीकांत और विजयकांत जैसे अभिनेताओं ने भी अपना दांव आजमाया, लेकिन इन सुपरस्टार्स को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी करुणानिधि, रामचंद्रन और जयललिता को मिली। लेकिन सुपरस्टार थलपति विजय की अभिनेता से राजनेता बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। सुपरस्टार थलपति विजय इन दिनों पूरे तमिलनाडु में सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। उनकी रैलियों में लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ के आती है। विजय के इस करिश्माई करतब का सबसे बड़ा कारण है तमिलनाडु की राजनीतिक जमीन की तासीर। थलपति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। विजय का जन्म 22 जून 1974 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ। विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर रहे हैं। उनकी मां शोभा एक मशहूर गायिका हैं। विजय के पिता ईसाई हैं और उनकी मां एक हिंदू हैं। विजय का बचपन सिनेमाई माहौल में गुजरा। यह वही समय था जब तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी दुनिया से आए दो दोस्त रामचंद्रन और करुणानिधि की तूती बोलती थी। साल 1984 में विजय के पिता चंद्रशेखर ने वेत्री नाम से एक फिल्म बनाई जिसमें विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। उस समय विजय की उम्र केवल 10 साल थी। विजय ने लोयोला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन विजय का मन हमेशा एक्टिंग में ही लगा रहा, जिसके कारण विजय ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। साल 1992 में विजय की मां शोभा ने एक स्क्रिप्ट लिखी।
इसी स्क्रिप्ट पर विजय के पिता चंद्रशेखर ने नलैया थीरपू नाम से एक फिल्म बनाई। इस फिल्म में विजय को बतौर लीड हीरो डेब्यू कराया गया। यह फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन विजय के करियर को जरूर एक उड़ान मिली। दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म में हीरो का नाम विजय ही था। विजय ने अपने असली नाम से अब तक 8 फिल्मों में काम किया है। संयोग देखिए कि जिस माता पिता ने विजय को फिल्मों में डेब्यू करवाया, उन्हीं के खिलाफ विजय ने बाद में FIR दर्ज करवाई। FIR वाली कहानी का जिक्र हम आगे करेंगे। नलैया थीरपू के फ्लॉप हो जाने के बाद विजय ने अपने सिनेमाई दर्शकों की नब्ज को समझना शुरू किया। विजय ने आगे से फॉर्मूला फिल्मों में काम करना शुरू किया। यह सब वैसी तमिल फिल्में थीं जिसमें खूब एक्शन होता और रोमांटिक गानों की भरमार होती। विजय ने तमिल वेशभूषा और टोन को पकड़ा। साथ ही विजय की फिल्मों की कहानी भी अक्सर तमिल संस्कृति से ही जुड़ी रहती। 1996 में आई फिल्म पूवे उनक्कागा की सफलता ने विजय को पूरे तमिलनाडु में लोकप्रिय कर दिया। विजय सफलता के शिखर पर चढ़ ही रहे थे कि उनके जीवन में प्रेम दाखिल हुआ। विजय को संगीता से प्रेम हो गया। दरअसल यह प्रेम कहानी भी बेहद दिलचस्प है। संगीता श्रीलंकाई मूल की एक तमिल लड़की थी जो लंदन में रह रही थी। संगीता को विजय की फिल्में बेहद पसंद थी। एक तरीके से कहा जाए तो संगीता विजय की फैन थी। संगीता की मुलाकात विजय से एक फिल्म के सेट पर हुई थी। पहले दोनों की दोस्ती हुई और साल 1999 में विजय ने संगीता से शादी कर ली। शादी के बाद संगीता कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज भी विजय वही कपड़े पहनते हैं जो उनकी पत्नी तय करती हैं। साल 2002 में विजय ने थमी जहन नाम से एक फिल्म की। इसी फिल्म से मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म का प्रदर्शन तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन बाद में दोनों ही मकबूलियत के शिखर पर पहुंचे। साल 2004 में गिल्ली नाम से आई एक फिल्म ने विजय को सुपरस्टार बना दिया। यह एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्म थी, जिसमें विजय वेलू नाम के कबड्डी प्लेयर का किरदार निभा रहे थे। गिल्ली ऐसी एक पहली तमिल फिल्म थी जिसने 50 करोड़ की कमाई की। विजय ने कत्थी जैसी फिल्में भी की, जिसमें किसानों के अधिकार और पर्यावरण की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल थे। इसके साथ साथ मर्सल और बिगिल जैसी फिल्मों ने तो विजय को तमिल फिल्मों का बेताज बादशाह बना दिया। हालांकि कई फिल्म समीक्षक यह भी मानते हैं कि रजनीकांत और कमल हसन जैसे अभिनेता की बढ़ती उम्र का फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला है तो वह है थलपति विजय। लेकिन इसके बावजूद विजय ने अपनी फिल्मों के लिए ऐसी कहानियों का चुनाव किया जो आम जनता से सरोकार रखती हैं। सिनेमा के पर्दे पर विजय इसलिए भी कामयाब रहे क्योंकि अच्छी एक्टिंग के साथ साथ विजय अच्छा डांस भी करते थे। साल 2023 में एल कनगराज ने लियो नाम से एक फिल्म बनाई। इस फिल्म में विजय पार्थिबन नाम के एक कश्मीरी युवक की भूमिका में दिखाई देते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज के लिहाज से यह एक जोखिम भरा कदम था कि किसी दक्षिण भारतीय फिल्म की कहानी का प्लॉट कश्मीर पर केंद्रित हो, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म के हिट होने के बाद विजय अपनी सफलता के शीर्ष पर थे, लेकिन तभी विजय ने फिल्मी अंदाज में 2024 के फरवरी में राजनीति में आने का ऐलान कर दिया। विजय के इस ऐलान से तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल सा आ गया। साल 2009 की बात है। विजय ने अपना एक फैन क्लब बनाया। इस फैन क्लब का नाम था विजय मक्कल इयाक्कम। इस संगठन ने साल 2011 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जयललिता की पार्टी AIADMK का समर्थन किया। इस चुनाव में AIADMK ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। साल 2020 में विजय के पिता चंद्रशेखर ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम नाम से एक नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अपने पिता के इस कदम से विजय बिफर उठे। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर दी और एक बयान जारी करके कहा कि मेरे पिता मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। विजय यहीं नहीं रुके। सितंबर 2021 में उन्होंने मदुरै कोर्ट में अपने पिता चंद्रशेखर और मां शोभा सहित 11 लोगों के खिलाफ FIR तक करवा दी। इस मुकदमे के बाद चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी भंग कर दी और बयान दिया कि परिवार में मतभेद होते हैं, हम उसे सुलझा लेंगे। फरवरी 2024 में थलपति विजय ने एक नई पार्टी का ऐलान किया। पार्टी का नाम था TVK यानी तमिलगा वेत्री कड़गम। विजय ने पार्टी का झंडा भी जारी किया। मैरून और पीले पट्टे वाले इस झंडे पर 2 हाथी और वागई फूल बने हुए थे। विजय ने TVK की पहली रैली 27 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के विक्रवंडी मैदान में आयोजित किया।
तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में यह पहली ऐतिहासिक रैली साबित हुई। इस रैली में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने रैली में 10 लाख लोग होने का दावा भी किया है। इस रैली में विजय ने पार्टी की विचारधारा पर बात की। विजय ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। साथ ही विजय ने यह भी दोहराया कि टीवीके पेरियार के बताए रास्तों पर चलेगी, लेकिन पेरियार के नास्तिकता वाले विचार से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। इन सब बातों से साफ हो गया कि विजय की पार्टी टीवीके एक वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी है। लेकिन ठीक 11 महीने बाद ही 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर जिले में थलपति विजय की पार्टी टीवीके की ओर से एक रैली का आयोजन था। इस रैली में 10,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन 27,000 से ज्यादा लोग विजय को देखने सुनने पहुंचे। विजय इस रैली में 6 घंटे देरी से पहुंचे, जिसके कारण भीड़ में पहले से ही अफरा तफरी का माहौल बन गया था। विजय के पहुंचने पर एक बच्ची के गुम होने की अफवाह फैली। मंच से बच्ची को खोजने की अपील की गई, जिसके कारण पहले अफरा तफरी मची, फिर भगदड़। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई। ऐसा दावा किया गया कि विजय ने इस घटना के तुरंत बाद वहां से निकलना ठीक समझा और वे निकल गए। पूरे देश की मीडिया में विजय की आलोचना होने लगी, लेकिन विजय ने तुरंत वीडियो जारी करके इस घटना को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही विजय ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसी बीच थलपति विजय का बिहार कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव से पहले एक पार्टी बनाई थी, नाम था जन स्वराज पार्टी। ऐसा दावा किया गया कि प्रशांत किशोर की टीम विजय के लिए चुनावी रणनीति बना रही है। प्रशांत किशोर और थलपति विजय ने एक साथ मंच भी साझा किया है, लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव के नतीजे आए, जन स्वराज खुद एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर खुद बिहार में एक भी सीट जीत नहीं पाए, तो क्या वो थलपति विजय को जिता पाएंगे? तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 118 की संख्या को पार करना होगा। साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके गठबंधन ने 159 सीटें जीती थी। यह जयललिता के बाद एआईएडीएमके के कमजोर होने के कारण हुआ था। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे, या फिर इस बार तमिलनाडु की सियासत में सिनेमाई तख्ता पलट होगा और थलपति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसा ही साल 1977 में सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने भी कर दिया था। इन सारे सवालों का जवाब है तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का परिणाम। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे और भी एपिसोड्स देखें। कमेंट में हमें बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।